तो अभी तक हमने जो बात की वो अलग अलग इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में। तो ये जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, या फिर इसका जो सीवियरिटी है उसको कम कैसे कर सकते हैं, या फिर इसके प्रोटेक्शन मेथड्स क्या है, तो उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे अभी हमने जो एग्जांपल्स देखे थे उसमें ओवरहेड पावर लाइंस को टच होना ये एक मेजर हजार्ड है, जहां पे इलेक्ट्रोक्यूशन के ही चांसेस होते हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज लाइंस यहाँ पे ओवरहेड पावर लाइंस होती है, थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज का सप्लाई होता है और उसकी वजह से यहाँ पे डेथ होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपको डिस्टेंसेस जो है वो डिस्टेंसेस आपको ठीक तरह से रखना चाहिए, और उसके बेसिस पे ही यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस रखने के बाद यहाँ पे टच होने के या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आप ये टेबल देखेंगे तो ये टेबल में भी आपको गाइडेंस दिया गया है, जैसे यहाँ पे जो वोल्टेज का रेंज रहेगा उस हिसाब से आपको मिनिमम क्लियर डिस्टेंस बताया गया। जैसे यहाँ पे 50 किलो वोल्ट तक अगर एसी करंट होगा और 50 किलो वोल्ट तक अगर वोल्टेज रहेगा तो यहाँ पे मिनिमम क्लियरेंस डिस्टेंस है 10 फीट। उसी हिसाब से अगर ये रेंज चेंज होती जाएगी, जैसे 50 टू 200 है, 200 टू 350 है, 350 टू 500, 500 टू 750, 750 टू 1000 और 1000 प्लस। और ये अगर वोल्टेज बढ़ता है तो उसी हिसाब से जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ते जाएगा। तो ये रेस्पेक्टिव डिस्टेंस आपको चेक करने हैं, जैसे यहाँ पे 15 फीट है, यहाँ पे 20 फीट है, 25 फीट है, 35 फीट है और मिनिमम 45 फीट है। और ये जो एक्सपर्ट्स पर्सन रहेंगे, कॉम्पिटेंट पर्सन रहेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि एटलीस्ट मिनिमम डिस्टेंस आपको कितना रखना है। क्योंकि अगर आप मिनिमम डिस्टेंस रखेंगे तो वहां पे जो मेटल पार्ट्स है या जिसको हम कंडक्टर कहते हैं वो लाइव वायर्स को टच नहीं हो पाएंगे, और उसकी वजह से यहाँ पे इंसिडेंट्स या कोई इलेक्ट्रोक्यूशन केस या शॉक की केस यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन मेथड है जिसको हम कहेंगे कीप डिस्टेंस। तो ये सेफ डिस्टेंस कितना रखना है, क्या रखना है, इसके लिए अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, कुछ स्टैंडर्ड्स है और कुछ जगह खुद के इंडस्ट्रीज के भी लोकल वहां पे गाइडलाइंस भी। तो जहाँ पे जैसे यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में भी बताया गया है कि रूल नंबर 77 टू 80 में यहाँ पे आपको सेफ डिस्टेंस कितना रखना चाहिए। तो ये सेफ डिस्टेंस के बारे में अगर आपको टेबल देखना है तो ये सेफ डिस्टेंस का इलेक्ट्रिक लाइन ओरिएंटेड डिस्टेंस का टेबल है, जहां पे स्पेसिफिकली क्लियर कट लिखा है कि अगर 650 वोल्टेज की लाइन है या फिर उससे लेस देन है और एसी लाइन है तो वहां पे आपको डिस्टेंस रखना है 2.5 मीटर। ये है वर्टिकल क्लियरेंस और ये है हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस। तो ये वर्टिकल क्लियरेंस आपको मिनिमम डिस्टेंस कितना रखना है 2.5 मीटर, और आपको हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस कितना रखना है 1.2 मीटर। तो जब ये स्पेसिफिक कंडीशन होगी लेस देन 650 वोल्टेज एसी तो उस टाइम ये क्लियरेंस है। उसी हिसाब से अगर ये 650 वोल्ट टू 11 केवी लाइन रहेगी तो वहां पे मिनिमम 3.7 मीटर वर्टिकल क्लियरेंस और 1.2 मीटर हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस। अगर 11 केवी टू 33 केवी लाइन रहेगी तो वहां पे वर्टिकल क्लियरेंस मिनिमम 3.7 मीटर और हॉरिजॉन्टल क्लियरेंस मिनिमम 2 मीटर। अगर 33 केवी प्लस लाइन होती है तो यहाँ पे जो 3.7 मीटर प्लस को ही आपको वर्टिकल क्लियरेंस रखना है, और ये डिपेंड से कंडीशन क्या है। तो 30 मीटर फॉर एवरी एडिशनल 33 केवी और पार्ट, यहाँ पे ये क्लियर गाइडलाइन। जैसे आप ये 33 केवी मल्टीपल में जैसे बढ़ जाएंगे उस हिसाब से आपको ये 30 मीटर का भी वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ाना होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे अगर जो 33 केवी का आपका जैसे ही लाइन बढ़ेगा उस हिसाब से 2 मीटर प्लस तो ऑब्वियस है, और उसके बाद में हर 33 केवी के लिए आपको 30 मीटर डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है हॉरिजॉन्टली। तो ये भी एक गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे आप डिस्टेंस क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड है जिसको हम कहेंगे GFCI। तो GFCI यानी कि ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्टर्स। तो जो भी इलेक्ट्रिकल करंट
फ्लो होता है, जहाँ पे सर्किट थ्रू फ्लो होता है, तो उसको हम अगर ग्राउंडिंग करेंगे, यानी कि जो कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको अगर हमको इंटरप्ट करना है तो हम जीएफसीआई यूज करेंगे। तो ये मेनली जो ह्यूमन बीइंग्स रहेंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जीएफसीआई यूज करना है। तो इलेक्ट्रिकल शॉक के चांसेस है या इलेक्ट्रोक्यूशन के चांसेस जहां पे होंगे, वहां पे आप जीएफसीआई यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कुछ ग्राउंड फॉल्ट है तो उसको भी वो डिटेक्ट करेगा और उसके ओरिएंटेड वो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई यानी कि करंट है उसको इंटरप्ट करेगा, यानी कि ब्रेक करेगा, वो कंटिन्यू सप्लाई नहीं होगा। इसकी वजह से वहां के शॉक की सिवियरिटी जो है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे जो ड्यूरेशन है इलेक्ट्रिक शॉक का, उसको वो लिमिट करेगा यानी कि कंट्रोल करेगा। तो जैसे हमने पढ़ा है कि शॉक हो या फिर बर्न्स केस हो या फिर इलेक्ट्रोक्यूशन हो, तो वो टाइम ऑफ ड्यूरेशन पे भी डिपेंड है। तो ये जीएफसीआई की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्यूरेशन जो एक्सपोजर का टाइम है वो कम होता है, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यू बेसिस पे फ्लो होती है वो यहाँ पे इंटरप्ट कर रही है, और उसकी वजह से जो पीपल्स है उसको हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं जीएफसीआई थ्रू। तो आपको जीएफसीआई यूज करना चाहिए, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी हो सकता है। उसके अलावा जो टाइप्स है जीएफसीआई के, ये रिसेप्टेकल टाइप ऑफ जीएफसीआई हो सकता है, या फिर टेम्पररी या पोर्टेबल जीएफसीआई हो सकता है, या फिर सर्किट ब्रेकर जीएफसीआई भी हो सकता है। तो जैसे ही कंडीशन होगी, जो रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से आपको ये डिसाइड करना है, और उसके बेसिस पे आपको फाइनलाइज करना है कि आपको रिसेप्टिकल जीएफसीआई यूज करना है, या टेम्पररी जीएफसीआई यूज करना है, या फिर सर्किट ब्रेकर जीएफसीआई यूज करना है। तो ये जो तीसरी मेथड है, इसमें जो आप पावर टूल्स नॉर्मली यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, हम पोर्टेबल टूल्स कहते हैं, या फिर जो कॉर्ड्स यूज करते हैं, और बहुत जगह आपको एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी यूज करना पड़ते हैं। तो जहाँ पे वायर की लेंथ कम होगी वहां पे एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी यूज होते हैं। तो इसका ऑब्जर्वेशन आपको ठीक तरह से करना है, इसको आपको क्लियरली मेंटेन रखना है। अगर ये नहीं होता है तो उसकी वजह से यहाँ पे जो टूल्स या जो कॉर्ड्स है वो डैमेज होने के चांसेस है, या फिर अगर उसका आपने मिस यूज किया तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इंसिडेंट होने के चांसेस है। इसकी अगर लाइफ खत्म होती है तो ये वायर जो है, ये कॉर्ड्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स हैं, ये इसको आपको रिप्लेस करना चाहिए। अगर टूल्स भी आपका बहुत पुराना होगा तो वो पोर्टेबल टूल्स भी आपको रिप्लेस करना चाहिए। उसके अलावा है पावर टूल्स और इक्विपमेंट्स। तो इसका जो डिजाइन है, जो मैन्युफैक्चर करता है वही डिजाइन फाइनलाइज करता है, और वो इक्विपमेंट का या पावर टूल का जो एप्लीकेशन है उसके बेसिस पे उसके पैरामीटर्स डिसाइड होते हैं। तो जहां पे आपको सेफ्टी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है, सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तो जो मैन्युफैक्चरर या सप्लायर जो रहता है उसने जो गाइडलाइंस दी रहती है उसको ही फॉलो कर रहा है। अगर उस टूल पे कहीं पे लिखा होगा कि ये कॉशन है, या फिर आपको यहाँ पे डूज एंड डोंट्स लिखे होंगे, तो ये भी आपको फॉलो करना है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर्स ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको आपको ठीक तरह से फॉलो करना है। अगर मैनुअल दिया होगा तो वो मैनुअल आपको ठीक तरह से पहले पढ़ना है। अगर उसको में कुछ प्रॉब्लम होगा तो आपको एक्सपर्ट पर्सन से पूछना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, और उसके बाद में ही उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को ही मालूम है कि ये टूल का मेन जो डिजाइन पैरामीटर है वो डिजाइन पैरामीटर क्या है, और उस हिसाब से ही उसका एप्लीकेशन डिसाइड होगा। तो ये कॉमन एग्जांपल्स है जहाँ पे इक्विपमेंट का मिस यूज किया है, जैसे यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स है, मल्टीपल कनेक्टर्स या मल्टीपल प्लग कनेक्शन से, या फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वायर यूज किया है और वहां पे नेल यूज किया है, तो ये वायर को ब्रेक किया है। या फिर अगर यहाँ पे ये प्लग्स देखेंगे तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको डेली रूटीन में भी दिखाई देंगे जहाँ पे मिस यूज होता है इक्विपमेंट्स का या फिर टूल्स का। तो यहाँ पे ये जनरल सेफ्टी टिप्स भी काम आती है, ये टूल ओरिएंटेड है जो इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन के लिए यूजफुल है। जैसे यहाँ पे नेवर कैरी अ टूल बाय द कॉर्ड। तो बहुत सारे जगह जहाँ पे स्पेशली जो नए वर्कर रहते हैं या फ्रेशर्स रहते हैं, या फिर ये इलेक्ट्रिकल रिपेयर मेंटेनेंस के बारे में जानते नहीं होंगे, तो वो जो कॉर्ड रहती है यानी कि जो वायर रहती है वो टूल कैरी करने के लिए यूज करते हैं, तो ये यूज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा जो यांक द कॉर्ड टू डिस्कनेक्ट इट, तो डिस्कनेक्ट करने के लिए यांकिंग ये प्रोसेस भी गलत है। उसके अलावा जहां से अगर
हीट निकलती है या फिर जहाँ पे ऑयल स्पिल हो चुका है या फिर कहीं पे शार्प एजेस है, वहां पर भी आपको कॉर्ड यूज नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ पे उसकी लाइफ कम हो सकती है या फिर वो इंसुलेशन जो है वो मेल्ट हो सकता है या फिर शार्प एजेस की वजह से वो वायर कट भी हो सकता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट के लीकेज होने के चांसेस है। उसके अलावा जो डिसकनेक्शन है, तो यहाँ पे अगर आप यूज नहीं करते हैं, अगर आपको कंटिन्यू बेसिस पे यूज नहीं करना है तो आपको उसको डिसकनेक्ट करना चाहिए। जो प्लग है वो प्लग से बाहर निकलना चाहिए पिन, और उसके बाद में ही आपके जो एक्सेसरीज है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे ग्राइंडर यूज करते हैं एज अ पावर टूल, तो ग्राइंडर का जो ब्लेड है अगर आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको वो स्विच ऑफ करना चाहिए, प्लग आउट करना चाहिए, और उसके बाद में ही आपको ब्लेड चेंज करना चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप पावर टूल जैसे कि हम ड्रिलिंग मशीन यूज करते हैं, तो ड्रिलिंग बिट्स भी वहां पे रहते हैं। अगर ड्रिलिंग बिट भी आपके खराब होते हैं तो ये बिट्स रिप्लेसमेंट के लिए भी आपको पहले डिस्कनेक्ट करना चाहिए, पावर स्विच ऑफ करना चाहिए, प्लग ऑफ करना चाहिए, और उसके बाद में ही आपको ये बिट्स चेंज करना चाहिए। तो ये भी कुछ टिप्स है जो टूल्स ओरिएंटेड है एज ए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन मेथड। तो यहाँ पे कुछ जनरलाइज बातें भी, जैसे अगर एक्सीडेंट स्टार्ट होने की पहले ही आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर आपको इनिशियली पता चला कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है या फिर आपको फील हुआ है यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है या फिर शॉक आपको फील होता है। जैसे कि हमने बात की कि अगर कम मिली एम्पियर्स में ही आपको फीलिंग आती है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वो कंटिन्यू सप्लाई जो है उसको ऑफ करना है। तो आपके जो फिंगर्स है उसको कंटिन्यू होल्ड नहीं रखना चाहिए जो स्विचेस पे, तो उसको जस्ट टच करके ऑन या ऑफ करना चाहिए, क्योंकि वहां से भी करंट पास हो सकता है अगर वो लीकेज होगा तो। उसके अलावा जो फुटवेयर है वो फुटवेयर्स या ग्लोव्स आपको पर्टिकुलर यूज करना चाहिए। जैसे अभी आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो जहां पर इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स है या फिर इलेक्ट्रिकल वायर्स लाइंग ऑन द ग्राउंड जो केसेस हो सकती है, तो वहां पे इलेक्ट्रिकल लीकेज के चांसेस है, या फिर आप कहीं जगह टेम्पररी एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी यूज करते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रिकल लीकेज होने के चांसेस है। तो उस जगह आपको पर्टिकुलर सेफ्टी शूज और सेफ्टी ग्लोव्स यूज करना चाहिए जो स्पेशली इलेक्ट्रिकल हजार्ड ओरिएंटेड डिजाइन है। तो ग्लोव्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, शूज में भी बहुत सारे टाइप्स है, लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मटेरियल वाले ग्लोव्स और शूज के बारे में। और नेक्स्ट ये जो बात हमने पहले ही डिस्कस की है कि आपको ड्राई कंडीशन रखनी चाहिए ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा और वहां पे करंट आपका कम पास होगा। बाकी के जो गाइडलाइंस है उसमें स्पेशली जो हमने अभी जो बात की, तो ड्राई कंडीशन रखनी चाहिए, इसका मतलब है वहां पे वेट एनवायरनमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वेट एनवायरनमेंट होता है तो उसके थ्रू रेजिस्टेंस कम होगा, करंट पास ज्यादा होगा, क्योंकि वाटर ये अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके अलावा जो वर्किंग एरियाज है उसके लिए भी आपको सोचना है। जनरली हमने अगर 5S लेवल की हाउसकीपिंग फॉलो की तो ये सभी बातें यहाँ पे ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। और फिर कुछ डैमेज टूल्स अगर यहाँ पे है वो आपको रिमूव करना है या फिर अवॉइड करना है। जहां पर पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे करंट ज्यादा पास होता है या फिर वोल्टेज ज्यादा है, तो वहां पे आपको डबल इंसुलेटेड टूल्स यूज करने चाहिए, जिसकी वजह से आपको शॉक लगने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके अलावा ये एक अच्छी मेथड है जिसको हम कहेंगे लोटो सिस्टम। तो लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम्स, तो आपको जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए बताता हूं कि ये लॉक किया गया है, यानी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इंटरप्ट किया है, और जहां पे इंटरप्शन किया है तो ये इंटरप्शन इक्विपमेंट यूज करते हैं और उसको लॉक किया जाता है। यानी कि अभी जब तक आपको ये लॉक नहीं खुलता तब तक आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यू नहीं कर सकती, यानी कि ये जो स्विच है ये ऑन नहीं कर सकते। अभी ये लॉक क्यों किया गया है, उसका रीजन, इसके लिए कितना टाइम लग सकता है, ये रिपेयर या मेंटेनेंस की केस क्या है, और इसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है, तो यहाँ पे ये सब चीजें लिखने के लिए यहाँ पे टैगिंग किया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं लॉकआउट एंड टैग आउट। तो ये लॉक करना है एनर्जी को और यहाँ पे उसके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसको टैग लगाना है। तो ये नॉर्मली जैसे यहाँ पे डेंजर का सिंबल है और ये सब स्टैंडर्ड आईएस गाइडलाइंस भी है।
और कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के हिसाब से ही रहता है। जैसे यहाँ पे व्हाइट और रेड कलर कॉम्बिनेशन है, तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से ही है। ये कोई भी खुद से कोई भी कलर यूज नहीं करता, क्योंकि ये व्हाइट और रेड पे ऑलरेडी साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आपका बैकग्राउंड रेड है तो उसमें व्हाइट इजीली आपको दिखाई देगा, या फिर वाइस वर्सा। तो ये लॉकआउट टैगआउट सिस्टम जो है ये इसेंशियल सेफ्टी प्रोसीजर में आना चाहिए, और स्पेशली जहाँ पे एनर्जाइज इक्विपमेंट से एनर्जाइज लाइन है वहां पे आपको ये काम करना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर आपको कोई इलेक्ट्रिकल ओरिएंटेड रिपेयर या मेंटेनेंस का काम करना है तो उसको डी एनर्जाइज करना चाहिए लाइंस, और फिर उसको लॉक लगाना चाहिए, और उसके बाद में उसको टैग लगाना चाहिए। तो जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स या इक्विपमेंट्स रहेंगे उसके लिए बहुत अच्छी प्रोसेस है, यानी कि लॉट ऑफ। तो ये ब्लेड्स या गियर शाफ्ट्स मैकेनिज्म्स में भी ये यूजफुल है। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी एज ए एनर्जी आ सकती है वहां पर आप लोटो सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स है लोटो की, जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज है या फिर आप हजार्डस केमिकल आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ये लोटो होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, वार्निंग सिंबल है, यहाँ पे लॉक लगाया गया है, लॉकआउट ऑल मशीनरी प्रायर टू सर्विसिंग फेलियर टू कंप्लाई विल रिजल्ट इन डिसिप्लिनरी एक्शन। तो ऐसे कुछ आपको टैग्स भी लगाना है, जैसे ये रियल एग्जाम्पल है टैग का। तो यहाँ पे ये डिटेल्स भी लिखे हैं, हैंड रिटन रहते हैं। तो जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसने ये लिखना चाहिए, उसका नंबर भी देना चाहिए, और उसका एक ही सिंगल की रहता है, इसके डुप्लीकेट कीज वगैरह नहीं रहते। तो जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेगा जिसके अंडर ये काम चल रहा है, वो एरिया मैनेजर हो सकता है, या फिर जिसने ये एक्चुअली वर्क परमिट लिया है वो भी हो सकता है। तो उसने वो डिटेल लिखे होते हैं कि ये काम वो शायद 1 घंटा लग सकता है, और 1 घंटे के बाद हम इसको जो एनर्जी हमने डी एनर्जाइज किया वो लाइन हम नॉर्मल कर देंगे।